लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और उसमें से उनको भूटान और नेपाल का हिस्सा छोड़ दें तो 3800 किलोमीटर से ज़्यादा वो हिस्सा है। इस पूरे 4000 किलोमीटर में पिछले 100 साल में, 500 साल में, 1000, 2000 साल में एक दिन के लिए 1 इंच इलाके पर भी चीन की मौजूदगी नहीं थी। उधर तिब्बत था, वो एक अलग देश था, आज़ाद देश था। लेकिन 1951 में भारत के साथ कभी जुड़ा ही नहीं था। चीन हमारा कभी पड़ोसी था ही नहीं। आज जब लोग कहते हैं भारत चीन सीमा विवाद, मैं उनको सलाह देता हूं कि आप इतिहास पढ़िए। आज उसको भारत तिब्बत सीमा कहिए, विवाद चीन से है, सीमा तिब्बत के साथ है। लेकिन अब भारत की किसी सरकार को आज तक समझ में नहीं आया कि वो इतनी हिम्मत दिखाए कि वो भारत चीन सीमा विवाद कहने के बजाय भारत तिब्बत सीमा की बात करे। भारत और चीन के बीच एक, जिसको कहें कि एक रास्ता है, वो है तिब्बत का। और आपकी कई दशकों की स्टडी रही है तिब्बत को। तिब्बत से बात करते हैं। क्या तिब्बत का एग्जिस्टेंस एज ए लेमन, एज ए स्टूडेंट मैं अगर देखूं, एक भारतीय के तौर पर जिसको जो इंटरेस्ट है और लेकिन ज़्यादा गहरे तरीके से नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तिब्बत अभी एक लॉस्ट कॉज है और वो शायद बुक्स में कहीं कहीं दिखाई देता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या तिब्बत एग्जिस्टेंस पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली अभी दिखाई देता है? देखिए, अभी तक अगर मूल बात हम, ताकि हमारे कई जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ी सी बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है कि चीन जो है वो खुद अपने आप में एक आर्टिफिशियल देश है। चीन जो है सदियों तक, मैं कह रहा हूँ सदियों, इतिहास पढ़िए, सदियों तक वो मांचू राजाओं और मंगोल राजाओं का गुलाम रहा है कई 100 साल तक। 1912 में पहली बार जो चीन है उसने अपने आप को एस्टेब्लिश करने का पहला काम हुआ। डॉक्टर सुन यत सेन जो उनके लीडर थे, जिनको राष्ट्रपिता माना जाता वहाँ, उन्होंने चीन का नया अस्तित्व, असली जो इंडिपेंडेंट होता है, वो 1912 में कामयाब हुए। उससे ठीक पहले जिस चीन को आज आप देख रहे हैं वो उसका एक छोटा सा, इतना सा हिस्सा था। यानी उस जो चीन है ओरिजिनल, उसके आसपास फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, जापान, पुर्तगाल, इन सब का कॉलोनीज थी। चीन जो है, इतने सारे चीन थे। हाँ, 1912 में उन सब को जोड़कर ये रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया था डॉक्टर सुन यत सेन ने। तब चीन अस्तित्व में आया। उससे पहले वो खुद गुलाम था सदियों तक, लेकिन आज वो दावा करता है कि तब चीन भी उसका हिस्सा था। तब जो ईस्ट तुर्किस्तान है, जिसको शिनजियांग कह रहे हैं आजकल, वो भी उसका हिस्सा था। जो साउथ मंगोलिया है उसको भी वो अपना हिस्सा कह रहे हैं, यहाँ तक कि मंचूरिया को भी कह रहे हैं। आप अगर इतिहास देखेंगे तो 1912 के बाद 1919 में चीन सरकार ने कब्ज़ा किया मंगोलिया के दक्षिणी हिस्से पर, और उसको कब्ज़ा करके, उसको वो इनर मंगोलिया कहते थे, उस पर बन मिला लिया। 1945 में उन्होंने मंचूरिया पर कब्ज़ा किया। जो मांचू चीन पर राज करते थे उनका देश था मंचूरिया। 1945 में चीन ने उस पर कब्ज़ा किया और उसको चीन में मिलाया। 1949 में उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्ज़ा करके उसको मिलाया और उसको नाम शिनजियांग दे दिया। शिनजियांग का मतलब होता है न्यू फ्रंटियर। अरे आपके पास नाम ही नहीं है उस देश का, आप उसको अपना हिस्सा कह रहे हैं, नाम कह रहे हैं न्यू फ्रंटियर। 1951 में उन्होंने तिब्बत पर कब्ज़ा करके उसको चीन में मिलाया। जो आज आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देख रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल कंट्री है, कब्जाया हुआ इलाका है। तो लेकिन क्योंकि तिब्बत चीन के कब्ज़े में आ गया, तो 1951 में जो ही तिब्बत चीन के कब्ज़े में आया, उससे पहले भारत की जो नॉर्थ सीमा थी, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और उसमें से उनको भूटान और नेपाल का हिस्सा छोड़ दें तो 3800 किलोमीटर से ज़्यादा वो हिस्सा है।
इस पूरे 4000 किलोमीटर में पिछले 100 साल में, 500 साल में, 1000, 2000 साल में एक दिन के लिए 1 इंच इलाके पर भी चीन की मौजूदगी नहीं थी। उधर तिब्बत था, वो एक अलग देश था, आज़ाद देश था। लेकिन 1951 में भारत के साथ कभी जुड़ा ही नहीं था। चीन हमारा कभी पड़ोसी था ही नहीं। आज जब लोग कहते हैं भारत चीन सीमा विवाद, मैं उनको सलाह देता हूं कि आप इतिहास पढ़िए। आज उसको भारत तिब्बत सीमा कहिए, विवाद चीन से है, सीमा तिब्बत के साथ है। लेकिन भारत की किसी सरकार को आज तक समझ में नहीं आया कि वो इतनी हिम्मत दिखाए कि वो भारत चीन सीमा विवाद कहने के बजाय भारत तिब्बत सीमा की बात करे। और विवाद चीन से है, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। तिब्बत पर कब्जा कर लिया, इसलिए चीन आज आंख दिखाकर कह रहा है कि अरुणाचल हमारा। क्यों? कि हमारे हिसाब से अरुणाचल दक्षिणी तिब्बत है, और क्योंकि तिब्बत हम पर हमारा कब्जा है, इसलिए इस पर भी है। यहाँ भारत सरकार को मेरे जैसे लोगों की सलाह है कि रोज़ रोज़ उसके साथ 19, 20, 40 ये जो वार्ताओं का सिलसिला चल रहा है फौज के स्तर पर और डिप्लोमेटिक, इसमें आप सीधा एक ही बार में उनको बताइए कि भाई तुम गैर कानूनी तरीके से तिब्बत में खड़े हो, हम इसको मान्यता नहीं देते। इसलिए तुम जो कहते हो कि अरुणाचल दक्षिणी तिब्बत है, ये हमारे हिसाब से एक कोरी बकवास है। और जब तक चीन तिब्बत से गैर कानूनी अपनी मौजूदगी को ख़त्म नहीं करता, हम उससे इस सीमा पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि बात करके आपको मिला भी क्या है? अगर आप बातें किए जा रहे हैं, क्या मिला क्या है? अभी बात वहीं की वहीं है। तो तिब्बत जो है, पहली बात भारत के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा एक नाजुक पॉइंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर चीन आकर बैठ गया है। तो भारत को उस तिब्बत के सवाल को मजबूती से उठाना चाहिए। ये इस वक्त जो तिब्बती लोग हैं, दलाई लामा जी समेत, ये उनके बस का नहीं है चीन को वो चुनौती देना। वो चुनौती भारत को देनी चाहिए चीन को, और उसको कहना चाहिए कि तुम गैर कानूनी तरीके से तिब्बत में बैठे हुए हो और हम इसको मान्यता नहीं देते। एक जो बड़ा रिन्यूड सा इंटरेस्ट दिखाई देता है यूएस की तरफ से भी, और कुछ बड़ी मर्मरिंग इस तरह से सुनाई दी कि कुछ एक्ट्स भी वहाँ पर लागू किए गए हैं कि तिब्बत के एग्जिस्टेंस को मजबूती देते हैं, और चीन को कह रहे हैं कि भाई वो तिब्बत की एग्जिस्टेंस को सुलझाए, दलाई लामा जो निर्वासित सरकार है उससे बात करे। ये पॉइंट कितना मजबूत दिखाई देता है कि इससे रास्ता निकल सकता है? यूएस क्या एक जरिया हो सकता है? देखिए, अमेरिका के बड़ा अजीब सा देश है। वो एक अंग्रेजी में शब्द है फ्रेनिमी, जिसका मतलब होता है कि कोई फ्रेंड भी और एनिमी भी है। तो अमेरिका के रिश्ते जितनी जगह दोस्तों देशों के साथ है, वो फ्रेनिमी वाले हैं। जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो फ्रेंड हो जाता है, और जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो एनिमी भी हो जाता है। तिब्बत के मामले में चीन का जो अमेरिका की अप्रोच बिल्कुल फ्रेनिमी वाली है। जब 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उसके बाद तिब्बती जनता उठ खड़ी हुई उनके खिलाफ। तो आपको मालूम है वहाँ के जो लामा हैं, नन्स हैं, उन्होंने बंदूक उठाकर चीन सरकार का विरोध किया था। हज़ारों लोगों ने बंदूक उठाई थी, और उनमें से ये जो जवान लामा और भिक्षुणियाँ हैं वो भी थे। हैं उस आंदोलन को मदद करने के लिए अमेरिका की CIA ने वहाँ की जो तिब्बत की जो गुरिल्ला फौज थी, चूची गांटो, उसकी मदद की। मतलब उसके लोगों को ट्रेनिंग, उसके लड़ाकों को अमेरिका ले गए, कोलोराडो में, वहाँ ट्रेनिंग भी दी, छापामार युद्ध की सारी टेक्नोलॉजी सिखाई, रेडियो कैसे चलाते हैं, कौन सी बंदूक को कैसे मेंटेन किया जाता है, वगैरह वगैरह सब। हवाई जहाज़ से वहाँ छापामार सिपाहियों को उतारा भी, तिब्बतियों को, और खूब लड़ी, उनको खूब मदद की। और 1955 के आसपास से वो 1975 तक CIA खुलकर मदद करती रही तिब्बती गुरिल्ला सैनिकों की, चुचिन मांडू की। लेकिन जब हनीमून शुरू हो गया,
ये राष्ट्रपति निक्सन किसिंजर ने चीन के साथ हनीमून शुरू किया, तो उन्हें अचानक पता लगा कि हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट चीन के साथ रिश्ता करके है। कैन यू इमेजिन कि रातों रात CIA ने चूशी गांडू के नीचे से हाथ खींच लिया, और इस तरह से खींचा कि उनको मौका भी नहीं दिया कि वो विड्रॉ कर सकें। जो छापामार सैकड़ों तिब्बत के अंदर थे, नेपाल के जो छापामार ठिकाने थे उनके, उसमें से वो विड्रॉ कर सकें और सुरक्षित बाहर आ सकें, उनको ज्यों का त्यों छोड़ दिया। और चीन की जो PLA है, उसने नेपाल की रॉयल नेपाल आर्मी के साथ मिलकर सैकड़ों तिब्बती छापामारों की हत्या की, बुरी तरह हत्या की, खत्म कर दिया। ये वो अमेरिका है। और अब 2002 में उन्होंने एक कानून बनाया, तिब्बत पॉलिसी एक्ट, उसको रिवाइज़ किया 2020 में। अब उसको फिर से रिवाइज़ किया है, मतलब अपग्रेड किया है 2024 में, कि जिसमें चीन के खिलाफ आवाज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए ये कब हो रहा है, यानी 1975 में आप चीन की गोद में बैठ गए, तिब्बतियों को नरसंहार करा दिया, जेनोसाइड करा दिया, और अब आप अचानक आप चैंपियन हो गए तिब्बत के। इस दौर में चीन इतना मजबूत हो गया इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली और डिप्लोमेटिकली कि वो अमेरिका के लिए खतरा बन गया है। अब अमेरिका की जान सांसत में है। अब अमेरिका को समझ में आ गया कि वो उस हालत में आ गया चीन के मुकाबले जहां उसको नंबर 1 चीन को अंदर से कमज़ोर करने की ज़रूरत है। इसलिए वो तिब्बत के बारे में अब नए समर्थन के लिए खड़ा हो गया है। उइगुर जो हैं शिनजियांग के, उनके लिए भी उसने ऐसे एक्ट बनाया है ना। अब वो भारत को भी क्वाड में शामिल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी ले रहा है, उसमें जापान को भी ले रहा है। क्यों? उसको ये समझ में आ गया कि मैं चीन से अकेले नहीं निपट सकता। तो ये जो कानून अमेरिका ने बनाया है वो अपनी मजबूरी में बनाया, कोई प्यार नहीं है उनको तिब्बत के साथ या डेमोक्रेसी के साथ या कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। ये भी पता चले कि बीजिंग से डिप्लोमेटिकली बार्गेनिंग चिप के तौर पे ही इस्तेमाल करने का लिए इस्तेमाल हो, उसमें भी कुछ सीरियसनेस पता चलेगी यूएस की नहीं। ये तो पहले बहुत हुआ है ना कि आप दलाई लामा को वर्ल्ड प्रेस में बढ़ाइए, और जब उनका नाम खूब हो जाए दुनिया में, चीन के खिलाफ एटमॉस्फेयर बने, तो फिर चीन को आप यूँ समझिए कि अब उससे बार्गेन कीजिए, उससे बिजनेस में और दूसरी चीज़ों में वो ले लीजिए, प्रेफरेंसेस ले लीजिए, और तिब्बत के मामले चुप होकर रह जाइए। लेकिन अब जो है, अब जो अमेरिका जिस लेवल पर आया है, मैं जो डायलॉग की बात थोड़ी बाद में करूँगा, ये जो नए एक्ट आए हैं जो मैंने कहा 2002 में, 2020 में, 2024 में आए हैं, उनमें मानवा कितनी क्या जो बातें पहले कभी कही नहीं थी अमेरिका ने। अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी चीन सरकार उनको चैलेंज करती थी कि तुम दलाई लामा को क्यों अपने यहाँ आने दे रहे हो, तुम क्यों तिब्बत को समर्थन दे रहे हो, तो चीन सरकार, अमेरिका सरकार के राष्ट्रपति एक सेंटेंस कहते थे, मैं लगभग उसी भाषा में बोल रहा हूँ, कि नो पॉलिसी ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट तिब्बत इज नॉट ए पार्ट ऑफ चाइना। ये वो कहते थे। और अब जो लॉ है, मैं आपको सुनाता हूँ कुछ जो उसमें मुद्दे हैं, जो ये जो 3 बार कानून परिवर्तन हुआ है उसमें वो कह रहा है, सबसे पहले कह रहे हैं तिब्बत इज एन ऑक्युपाइड कंट्री एंड इट इज़ एन अनसेटल्ड इशू। ये बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है ना। ये तिब्बत के समर्थन में इससे ज़्यादा कोई क्या बोलेगा। फिर वो कह रहा है कि चाइना शुड सेटल द टिबेटन डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशंस विद दलाई लामा। और वो सिर्फ दलाई लामा नहीं कह रहे हैं, अब उन्होंने उसको बदल दिया कि दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों के साथ, या फिर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं तिब्बत के। यानी अमेरिका सरकार अगर इनडायरेक्टली आप देखिए तो धर्मशाला को तिब्बत की गवर्नमेंट मान रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ? फिर वो कह रहा है कि तिब्बत वाज नेवर ए पार्ट ऑफ चाइना इन द हिस्ट्री, जबकि वो रोज़ वन चाइना को सुर में सुर मिलाते रहे हैं
वन चाइना पॉलिसी जो चीन की है कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, शिनजियांग हमारा हिस्सा है, ताइवान हमारा हिस्सा है, ये सब हमारे हिस्से हैं, तो अब ये वन चाइना है। अभी तक उसी का गुण गा रहे थे, आज वो ये बोल रहे हैं भाषा। फिर वो तिब्बत की परिभाषा, ये बड़ा रोचक है कि तिब्बत चीन का जो डायलॉग चल रहा था कई साल, वो डायलॉग इसलिए टूट गया कि दलाई लामा जो परिभाषा बताते हैं कि तिब्बत क्या है और चीन की परिभाषा क्या है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका आज बिल्कुल एग्जैक्टली वही परिभाषा दे रहा है जो दलाई लामा चाहते हैं, कि वो कह रहा है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ही सिर्फ तिब्बत नहीं है। तिब्बत के वो हिस्से जो वो उसके जो 3 प्रांत थे ना, ऊत्सांग, खाम और आमदो, तो ऊत्सांग के तकरीबन हिस्से को चीन कहता है ये है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, अब बाकी की बात मत करना हमसे, बाकी तिब्बत नहीं है, वो चाइना है, वो ये कहता है। ये जो रेजोल्यूशन कह रहा है कि नहीं, ये टार नहीं है, सिर्फ खाम और आमदो के जो हिस्से चीन ने यूनान, सिचुआन, चिंगाई और गांसू में डाल दिए थे तोड़कर, वो भी तिब्बत है। ये जो परिवर्तन है ये कुछ छोटा नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। और वो जैसे वो एक सवाल वो कह रहा है कि जो तिब्बत में जो धार्मिक आज़ादी है वो होनी चाहिए, वो तो बड़ा नॉर्मल है, वो बाकी सभी लोग कहते हैं। इस लॉ में, जो नए लॉ हैं, उसमें ये कंपलसरी कर दिया है फ्यूचर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए। फ्यूचर अमेरिकन जो स्टेट ऑफ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, विदेश मंत्री होता है, जो एजेंसीज हैं चीन अमेरिका की दुनिया भर में काम करने वाली, जो चीन में भी काम करती हैं, एड की वाले करते हैं, काम देते हैं, इन सब के लिए कंपलसरी कर दिया है कि अगर चीन सरकार ने किसी भी मामले में दलाई लामा के नए अवतार में दखलंदाजी की कोशिश की तो ये तुम्हारी लीगल जिम्मेदारी है कि उसका विरोध करो। लीगली बाउंड कर दिया किसको। देखो ये लॉ जो है अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज हैं, और यही जो कानून है उनका एक और हिस्सा ये है कि जब तक चीन सरकार अमेरिका को अपना कॉन्सुलेट लासा में नहीं खोलने देगी, तब तक अमेरिका में चाइना का नया कॉन्सुलेट खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। ये तो वाकई रेवोल्यूशनरी। हाँ, और एक और बात, जो चीन इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि चीन ने देखा है कि दलाई लामा 1959 में भागकर अपनी जान बचाने के लिए भारत आ गए थे। उसके बाद तो चीन का पूरी तरह कब्ज़ा हो गया, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का तिब्बत पर कब्ज़ा हो गया। जो ब्रेन वॉशिंग वो पूरी जनता की, वहाँ की लीडरशिप की जो उन्होंने करनी थी, यानी तब से 70 साल से वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चीनी सरकार को ये देखकर बड़ी परेशानी होती है कि जब जब चीन सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा होता है तिब्बतियों का, यानी 1987 में हुआ, 1979 में, 89 में हुआ, बहुत बड़े हुए थे। फिर 2008 जब बीजिंग ओलंपिक्स हो रहा था तब विशालकाय हुआ। चीन सरकार को देखकर बड़ा सदमा लगा कि जो तिब्बती जो वहाँ इन अदर इसमें नारा लगाते हैं, जो तिब्बती प्रदर्शन हुए उसमें उनकी मांग थी दलाई लामा वापस तिब्बत आए, हम उनको तिब्बत में देखना चाहते हैं, और दूसरा चीन से तिब्बत को मुक्त किया जाए और तिब्बत को चीन से आज़ादी मिलनी चाहिए। तो दलाई लामा की पॉपुलैरिटी इस हद तक है कि पिछले कुछ साल में 157 से ज़्यादा तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक आत्मदाह हुआ था ट्यूनीशिया में, एक छाबड़ी वाले का, और 11 देशों में बीबीसी ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने और इन्होंने हंगामा करके 11 देशों में उथल पुथल करा दी थी, क्रांति करवा दी थी। तिब्बत में 157 लोग आत्मदाह कर चुके हैं और बीबीसी को वो समझ में नहीं आती बात। न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जो सारे इनके ह्यूमन राइट्स वाली कहानियां हैं वो ठंडी हो जाती हैं। वो जो मर रहे थे
जिंदा जल रहा है, कोई मंक है, लड़का है, लड़की है तिब्बती है, वो जलते हुए किसी चीनी को मार नहीं रहे हैं, वो हाथ जोड़कर जल रहा है बंदा और वो प्रार्थना कर रहा है कि दलाई लामा के दर्शन हमको करने हैं, दलाई लामा आए तिब्बत वापस, तिब्बत को चीन से आज़ाद होना चाहिए। तब से ये जो चाइनीज़ लीडर हैं वो सिर पीट रहे हैं कि हम 70 साल से वहाँ राज कर रहे हैं और आज भी लोगों के दिल पर दलाई लामा राज कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब उनको अचानक दलाई लामा को सारी गालियाँ देते थे, हर तरह की गालियाँ देते थे वो चाइनीज़ गवर्नमेंट। आज अचानक उन्होंने घोषणा कर दी है कि दलाई लामा का जो अगला अवतार होगा, क्योंकि वहाँ जो नया दलाई लामा होता है, एक दलाई लामा के गुजरने के बाद वो नया जन्म लेता है, और तिब्बत में व्यवस्था है कि वो अपने तरीके से ढूंढते हैं कि वो कौन बच्चा है जो दलाई लामा जहाँ पैदा हुए हैं नए बच्चे के रूप में, उसको पहचाना जाता है। उसके लॉजिक में जाने की बात नहीं है, वो व्यवस्था है वहाँ की। तो अगला दलाई लामा चीन सरकार कह रही है कि वो चीन के कंट्रोल में होगा और जो भी बच्चा पैदा होगा उसे चीन में ही पैदा होना होगा। एक कानून बनाया 2007 में चीन सरकार ने, उसको कहते हैं ऑर्डर 5, और बड़ा मज़ेदार है, और उस पर आप हास्य लेख भी लिख सकते हैं, सिर भी पीट सकते हैं। वो कानून ये है कि ये जितने अवतारी लामा होते हैं वो जब मरते हैं तो फिर नया जन्म लेते हैं, तो ऑर्डर है वो नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए कि वो तब तक पैदा नहीं होगा जब तक उसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो उस इलाके की है उसके लेटर हेड पर स्टैंप करके परमिशन नहीं मिल जाती। नहीं, मैं उसको थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में कह रहा हूँ, लेकिन उसमें असली कहानी ये है कि जब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का लोकल यूनिट किसी भी अवतारी लामा के पुनर्जीवन को सर्टिफाई नहीं करेगा ऑफिशियली, तब तक उसको अवतारी लामा माना ही नहीं जाएगा। और यही वो कह रहे हैं, दलाई लामा भी, जो नया दलाई लामा पैदा होगा, जब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उसको सर्टिफाई नहीं करेगी वो दलाई लामा नहीं होगा। तो ये जो नया लॉ है अमेरिका का, उसमें चुनौती दी गई है चीन सरकार को, तुम दखल नहीं दोगे इसमें। अगर तुमने दखल दिया तो जितने चीनी अधिकारी उस प्रोसेस में शामिल हैं नए दलाई लामा को आइडेंटिफाई करने और इंस्टॉल करने में, उन सब का इंटरनेशनल बहिष्कार किया जाएगा। यानी हर एक पॉइंट पे यूएस ने अब एक स्ट्रेटजी बनाने की शुरुआत कर दी है। वाकई ये है, लेकिन देखिए ऐसा है कि जो पुराना रिकॉर्ड होता है ना, लोग उसे भी याद रखते हैं। हाँ। तो इसलिए अब कई लोगों को, मैं कोई अमेरिका विरोधी नहीं हूँ, मैं आज भी ये मानता हूँ कि भारत के लिए दूसरे कई देशों के मुकाबले, मतलब अगर भारत को बरस चाइना की तो हाँ, अगर चीन के मामले में भारत के लिए अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है और वो हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर हमें चीन से मुकाबला करना है, उससे अपनी रक्षा रखनी है, अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, तो ये दोस्ती जो है दोनों के लिए विन विन वाली है। मैं उसके समर्थन में हूँ, लेकिन ये है कि अमेरिका का अपना पुराना रिकॉर्ड है, वो भी देखना चाहिए। 100%। हम हाल में भी उदाहरण देख रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन से लेके रशिया की स्थिति, मतलब उसका दोस्त बना तो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति में फंसेगा। ये एक डायलॉग वाला सवाल था। एक जो स्थिति आपने कही कि यूएस उधर तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की भी आई कि जो निर्वासित सरकार तिब्बत की है, उधर से भी कुछ इस तरह खबरें आई थी कि उन्होंने कहा है कि डायलॉग एक चल रहा है कि वो चीन सरकार से बात करे किसी थर्ड कंट्री की मदद से। वो क्या है? हाँ, जो तिब्बत के निर्वाचित नेता है ना, यानी तिब्बती दलाई लामा की एक बहुत बड़ी सफलता ये है कि वो निर्वासन में जो रह रहे हैं, एग्जाइल में रह रहे हैं, उसमें उनके साथ तो 1.5 लाख मुश्किल से तिब्बती हैं, लेकिन इन 1.5 लाख तिब्बतियों को दलाई लामा ने जितना बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज किया है, उनमें जो डिसिप्लिन है, उनकी जो पूरी व्यवस्था है, वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि दुनिया में आज तक किसी भी रिफ्यूजी समाज ने
ऐसी सफलता हासिल नहीं की। यानी जो तिब्बती शरणार्थी हैं भारत में रह रहे हैं, 22-23 और देशों में भी कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े रह रहे हैं, इनकी अपनी एक निर्वाचित संसद है जिसके चुनाव सीक्रेट बैलेट से होते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है ये। 1.5 लाख लोगों में से उनमें से वोटर तो शायद कुल मिला के 70,000 हैं जो 24 देशों में वोट डालते हैं, और वो सीक्रेट वोट इकट्ठा होकर गिना जाता है। फिर उसके आधार पर नया सीक्यों, जिसको राष्ट्रपति कहेंगे, वो चुना जाता है, सांसद चुने जाते हैं, और पार्लियामेंट चलती है धर्मशाला में उनकी। ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर ये थोड़े से लोग हैं जिन्होंने अपने बूते पर इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं जो आज यूनिवर्सिटी के लेवल पर हैं। यूजीसी ने मान्यता दी हुई है उनको एज यूनिवर्सिटी। वो ये सब सफलता है उनकी। और लेकिन वो जो डायलॉग वाली बात आ रही है कि दलाई लामा मुद्दत से कोशिश करते आ रहे हैं कि तिब्बत चीन के साथ किसी तरह से बातचीत की टेबल पर हल निकले, और तिब्बत जो है वो जो तिब्बती लोग हैं इज्जत से वापस जा सकें, और चीन जो है उनको तिब्बत की जो संस्कृति है उसको नष्ट ना करे, धर्म को नष्ट ना करे, लोगों को जीने दे, ह्यूमन राइट्स वहाँ जो है उनका उल्लंघन ना हो। तो उस सिलसिले में दलाई लामा की इच्छा है कि डायलॉग हो। लेकिन दुर्भाग्य से चीन के साथ डायलॉग करना कोई मजाक नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि जब हम डायलॉग की बात कहते हैं ना दो देशों के बीच, तो हम जानते हैं कि डायलॉग कैसे होता है, लेकिन चीन कैसे डायलॉग करता है मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 1949 में जब माओ ने अपनी कम्युनिस्ट क्रांति उसकी काबू सफल हो गई, उस वक़्त उसने जो ईस्ट तुर्किस्तान देश है, इसको बाद में उसने शिंजियांग का नाम दिया, ईस्ट तुर्किस्तान पर, ये अफ़गानिस्तान के ऊपर है, तिब्बत के नॉर्थ वेस्ट में है ना, उस पर जब कब्ज़ा किया तो वहाँ के जो लोग हैं उइगुर, वो मुस्लिम हैं, और वो तिब्बतियों की तरह या दलाई लामा की तरह वो शांति वांति में विश्वास नहीं करते हैं। वो बहुत जीवट वाले और लड़ाके लोग हैं। उन्होंने चीनी सेना की नाक में दम कर दिया था। तब माओ त्से तुंग ने उनसे कहा कि भाई हम तो एक परिवार के हैं, हम आपको प्यार से निमंत्रण दे रहे हैं अपने में वापस शामिल होने का, लड़ाई की क्या बात, आइए हम बात करते हैं ना। तो बातचीत के लिए बहुत सारे उइगर नेता थे जो अलग अलग जिगरों के, जो जिरगे होते हैं ना वहाँ, उनके लीडर्स थे, उन तक इन्होंने अपने एजेंट से बात करे और वो बेचारे राजी हो गए बातचीत करने पर। चलो, तब माओ ने एक हवाई जहाज़ ऑर्गेनाइज किया रशिया की मदद से, सोवियत यूनियन की मदद से, और उस हवाई जहाज़ में लोगों को, ये जो लीडर थे प्रोमिनेंट उइगुर लीडर जो अलग अलग कबीलों के थे, वो उनको पीकिंग ले जा रहे थे। वो हवाई जहाज़ आज तक नहीं पहुंचा वहाँ। 1949 में हवाई जहाज़ उड़ा और बीच में बम विस्फोट में वो ख़त्म हो गया, सारी लीडरशिप ख़त्म हो गई। ये है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की डायलॉग का स्टाइल, तरीका। हाँ, साजिश का ये लेवल, ये डायलॉग कहते हैं चीनी इसको। चाइना ने अगला डायलॉग किया दलाई लामा के साथ 1951 में, कि जब 1949 में तिब्बत के एक हिस्से पर पीएलए ने कब्ज़ा कर लिया था, जो चीनी सेना ने, तब वो धमकी दे रहे थे कि अपने आप आ जाओ तिब्बत, उसमें हम लिबरेट करेंगे तिब्बत को, नहीं तो हमारी सेना आएगी, तो हम बातचीत से अगर होता तो सही है। तब दलाई लामा बेचारे 16 साल के थे सिर्फ, तो उनको वो वहाँ की जो सरकार थी वो एक जगह ले गई थी, द्रोमो जगह है भारत की सीमा के पास, वहाँ ले गई थी ताकि सुरक्षित रहें। तो तब चीन सरकार ने जो बातचीत कह रहे थे कि भाई हम कब्ज़ा कर लेंगे, तो दलाई लामा ने कहा कि हम पहले समझे तो सही आप क्या चाहते क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपना एक डेलीगेशन भेजो, हम बातचीत करेंगे। तो डेलीगेशन चला गया तिब्बतियों का। डेलीगेशन वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात हम करेंगे। मैं मोटे मोटे तरीके से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे बात क्या है, ये रहा, इस पर साइन करो।
और ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर डाल के उनसे साइन करा लिया कि तिब्बत जो है वो अब चीन का हिस्सा हो गया है, हम तिब्बती चीन में शामिल हो रहे हैं। अब दलाई लामा ने रेडियो पिकिंग पर सुना, अपने जहाँ वो रुके हुए थे, जब रेडियो पर सुना है कि तिब्बत लिबरेट हो गया है और जो मातृभूमि चीन का हिस्सा बन गया है, तो दलाई लामा ने सिर पीट लिया कि ये क्या है, किसने साइन किया। वो तो ऑथोराइज्ड ही नहीं थे, वो तो सिर्फ बातचीत करने के लिए भेजा था उनको। चीन ने कहा नहीं नहीं, ये प्रतिनिधि हैं तिब्बत के, इन्होंने साइन कर दिया, अब तिब्बत चीन का हिस्सा है। ये होता है डायलॉग वहाँ, और यही बाकी भी चल रहा है। अभी दलाई लामा और चीन के बीच 2002 से लेकर 2010 तक 8 साल डायलॉग चला। अब दलाई लामा बेचारे भले आदमी हैं, वो तो ये उम्मीद लगाए थे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई हल निकल आएगा, और मिनिमम जो फ़ायदा ये होगा कि चीन जो अत्याचार कर रहा है आम तिब्बती जनता पर, वो अत्याचार बंद हो जाएंगे क्योंकि बातचीत हो रही है, और वहाँ के धर्म को नष्ट कर रहा है तो वो भी रुक जाएगा, तो तिब्बत की पहचान बच जाएगी। दलाई लामा की रुचि थी कि डायलॉग इस कम से कम और कुछ नहीं होता तो ये तो फ़ायदा होगा। और असली क्या हुआ, ये डायलॉग 2002 से 2008 जब बीजिंग ओलंपिक्स वाला चल रहा था तब तक चला। फिर चीन ने कहा कि देखो ऐसा है, हम तुम बताओ तो सही चाहते क्या हो, अब लिख कर दो। अब इमेजिन करिए कि 6 साल से आप डायलॉग कर रहे हैं और आपने तिब्बतियों को मौका ही नहीं दिया बताने का कि हम क्या चाहते हैं। और तब उनसे कहा, वो तिब्बती भाई लोग बेचारों ने 2 साल लगा के एक मेमोरेंडम लिखा कि हम ये चाहते हैं, और 2010 में जब वहाँ गए तो अगले पहले 5 मिनट में ही उन्होंने उसको पढ़ा और मुंह पर दे मारा के ये रहने दो, इसकी ये सब बकवास है। क्यों? दलाई लामा तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि डायलॉग में बड़ा फ़ायदा होगा, चीन के अत्याचार रुक जाएंगे, धर्म का विनाश रुक जाएगा। और तिब्बत में चीन इन 8 साल में चीन ने क्या किया, इस टाइम का इस्तेमाल उसने पूरी मिलिट्री का और रोड्स का सबका नेटवर्क पूरे तिब्बत में फैला लिया। तो यहाँ तक कि उन्होंने गोरमो से लेकर लासा तक की 1100 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन ऐसे इलाके में बनाई जो दुनिया भर में इंजीनियर सोच भी नहीं सकते थे। इतना मुश्किल इलाका था, दलदल जिसको फ्रोज़न दलदल कहते हैं, वहाँ वो बना ली उन्होंने। बुलेट ट्रेन आ गई वहाँ, लासा में भी पहुँच गई, शिगात्से में भी पहुँच गई। ये जो 6 साल में 8 साल में उन्होंने वो रेलवे लाइन ले गए, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि चीन से जितने भी लाखों हान चीनी नागरिक बसाए गए थे तिब्बत में, वो बहुत रिलक्टेंट होते थे कि हम वापस घर जाएंगे तो 6 दिन की यात्रा कौन करेगा, और वो 24 घंटे में वो बुलेट ट्रेन उनको घर ले जा सकती है, वापस ला सकती है। उन्होंने कहा अब यहाँ ठीक है, कनेक्टिविटी एक ये कर दिया। उस ट्रेन का इस्तेमाल चीन तिब्बतियों को दबाने के लिए एक हाथों हाथ एक दिन में वो चाहे तो 500 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ बुलेट ट्रेन की स्पीड से वो तिब्बत में ला सकता है, हज़ारों सैनिकों को ला सकता है। और नतीजा ये हुआ कि चीन का कंट्रोल बढ़ गया तिब्बत पर, और उसके साथ साथ चीन ने इस दौर में पूरे तिब्बत में इतने नए शहर और टाउन्स बना दिए कि लाखों हान चाइनीज़ जो वहाँ आकर बस गए, उनके लिए वो नया चाइना हो गया। तब दलाई लामा आर्टिफिशियल विलेजेस, जितने बॉर्डर एरियाज में, खास तौर पर बॉर्डर एरियाज में विलेजेस तो अब बना रहा है, उसने अंदर सारी मजबूती अपनी कर ली, और उसके बाद ठेंगा दिखा दिया कि डायलॉग क्या होता है, अब छोड़ो, अब नहीं है। तो डायलॉग का इतिहास तो चीन के साथ ये है। अगर दलाई लामा आज उम्मीद कर रहे हैं कि डायलॉग करके उनको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, तो बहुत मुझे दुख हो रहा है उनके दोस्त के नाते ये कहते हुए कि ये उम्मीद सही नहीं है। चीन ने जो कुछ हासिल करना था वो सब हासिल कर लिया है तिब्बत पर शिकंजा कसने के लिए। अब उसको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो दलाई लामा की पर्सनैलिटी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसे उस दलाई लामा
को अपनी जेब में रखने की ज़रूरत रह गई है। अब चीन की और कोई ज़रूरत नहीं बची है। अब चीन का तिब्बत के लोगों को एक अब ये है कि दलाई लामा के साथ वो हाथ मिला लें, मुस्कुरा के फ़ोटो खींच जाए, दुनिया को पता लगे कि दलाई लामा अब चीन के दोस्त हो गए हैं और समस्या हल हो गई है। अब चीन सिर्फ वही चाहता है। अब अगर दलाई लामा उम्मीद लगाते हैं कि डायलॉग में बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये तिब्बत को हार्म ही करेगा। तिब्बत के लिए नेशनल हाराकिरी जैसी बात होगी, क्योंकि अगर एक बार दलाई लामा और चीन का कोई समझौता हो गया, उसके बाद पूरी दुनिया ने हाथ साफ कर झाड़ लेने हैं तिब्बत से कि जी आपकी तो समस्या हल हो गई। उसके बाद चीन वहाँ जो मर्जी करे, तब क्या होगा, दुनिया कहेगी अरे यार इंटरनल प्रॉब्लम है इनकी ना। यही तो हुआ ना। अब ये हांगकांग में क्या हुआ, सारी दुनिया के सामने सारे आश्वासन चीन सरकार ने ब्रिटिश सरकार को दिए और हांगकांग लिया कि हम वहाँ आज़ादी रखेंगे, डेमोक्रेसी रखेंगे, सारी होगी। लेकिन ना ज़रूरत हुई ब्रिटेन में और ना अमेरिका में और ना उसके किसी देश में। उसने बुरी तरह कुचल कर रख दिया है सारी व्यवस्था को हांगकांग में। तो मुझे लगता है कि दलाई लामा जी को हांगकांग का जो एग्जाम्पल है वो याद रखना चाहिए। इसलिए दलाई लामा जी के लिए बेस्ट पॉलिसी ये है कि अपनी पहचान दुनिया भर में बनाए रखें, कल्चरल आइडेंटिटी बनाए रखें, अपने लोगों को ऑर्गेनाइज्ड रखें, दुनिया भर को तिब्बत के बारे में जागरूक रखें, और फिर इतिहास पर छोड़ दें कि जैसा सोवियत संघ के साथ हुआ था कि एक दिन अचानक बदलाव हुआ और सोवियत संघ टूटकर 16 टुकड़े हो गए, 16 आज़ाद देश बन गए। तो दलाई लामा जी को, तिब्बतियों को और उनके दोस्तों को उस दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए जिस दिन ये वाला चीन, आर्टिफिशियल चीन फिर से टूटेगा। तब इतिहास आवाज़ दे के पूछेगा, बोलो किसको आज़ादी चाहिए। उस दिन अगर उइगुर खड़े होंगे ऑर्गेनाइज्ड, तो वो आज़ादी मांगेंगे इस तुर्किस्तान के लिए। तिब्बती अगर अब उस दिन तक कायम रहे तो वो मांगेंगे तिब्बत की। साउथ मंगोलिया वाले जो हैं उनको आज़ादी मिलेगी, मंचूरिया को आज़ादी मिलेगी, हांगकांग को आज़ादी मिलेगी और ताइवान को मुक्ति मिलेगी। ये सेंटिमेंट्स हैं अभी ज़मीन पर? सेंटिमेंट हो या ना हो, पर समझ तो इतनी होनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग हैं जो इस सेंटिमेंट को के साथ जुड़े हुए हैं। उनमें हाँ, तिब्बत का एक बहुत बड़ा वर्ग है सोचने वालों का, जो जानते हैं कि चीन के साथ आप बातचीत करके कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, वो बेईमान है, मक्कार है, झूठा है, फरेबी है। इसलिए उसके साथ डायलॉग करने का मतलब है आत्महत्या करना। ये तिब्बत के बहुत लोग जानते हैं अच्छी तरह। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि दलाई लामा जी को, तिब्बतियों को, उनकी जो सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने उन दोस्तों से भी सावधान रहना चाहिए कि जो डायलॉग के सपने दिखा रहे हैं उनको कि बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए, अपने अनुभव का इस्तेमाल कीजिए चीन के साथ, उस हिसाब से फैसला कीजिए। तो ऐसी स्थिति में भारत को भी बड़ी लार्जर पिक्चर को ध्यान में रखते हुए और भविष्य को, आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी जिसका रास्ता तिब्बत से निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए यही हमारे कई दोस्त सोच रहे होंगे कि इतनी बातें कह रहे हो तो हल भारत के लिए क्या है। 2-3 चीज़ें हैं भारत के लिए। पहली बात जो मैं पहले कहा कि भारत को ये समझ में आना चाहिए कि तिब्बत की समस्या जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि चीन वहाँ गैरकानूनी तरीके से आकर बैठ गया है और हमारी सीमा पर इतिहास में पहली बार आ गया है। लद्दाख की समस्या भी, लद्दाख भी उसी है, वरना लद्दाख के उधर तिब्बत था। तो भारत को, भारत की जनता को, भारत की सरकार को ये मानकर चलना चाहिए कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है, गैरकानूनी कब्जा है उसका। और भारत सरकार को, जैसा मैं पहले कहा, चीन सरकार को बता देना चाहिए कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तुम्हारी प्रेजेंस तिब्बत में। उसके बाद एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, दलाई लामा जी को भगवान बहुत लंबी उम्र दें, लेकिन इंसान है, लिमिट है उसकी, है ना। तो वो भी 89 ईयर्स के हो चुके हैं। उनको अगले अवतार की तैयारी वो तो खुद कर भी रहे हैं,
लेकिन उनका अगला अवतार चीन के हिस्से हाथ में ना आए, इसमें भारत का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। मेरा ये सोचना है कि तिब्बत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत के लिए है कि दलाई लामा का अगला अवतार आज़ाद दुनिया में हो। मैं क्यों? इस वक्त अगर आप देखें, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी नेपाल और भूटान भी हैं, और अरुणाचल, ये पूरा जो बेल्ट है ये भारत की महायान बौद्ध बेल्ट है, जो तिब्बती बुद्धिज़्म है। इस देश में, इस इलाके में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। उनकी जो धार्मिक रूट्स हैं, जो उनके मठ हैं, मतलब अपना जो लोकल मठ है, उसका जो गुरु मठ है वो तिब्बत में है, उसके जो गुरु लामा है वो तिब्बत में है। और चीन सरकार का अगर उन लामाओं पर कब्जा रहता है, और अगर चीन ने दलाई लामा को भी अपने कब्जे में ले लिया, नया अगला दलाई लामा चीनी हुआ, चीनी नियंत्रण वाला हुआ, तो भारत की सॉवरेंटी तो समझ लीजिए खत्म। क्योंकि फिर ये जितनी लोगों की धार्मिक आस्था उस दलाई लामा में होगी वो तो चीनी है। जो वहाँ जो धर्मगुरु हैं वो चीन के कब्जे वाले हैं। तो ये जिस पूरी सीमा को हम अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, लद्दाख के जो बॉर्डर एरिया है, उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया है, हिमाचल का है और अरुणाचल का है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडिया की। और दलाई लामा का अगला अवतार अगर चीन के कंट्रोल में हुआ तो हमारी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ये भारत के हित में है कि भारत सरकार दलाई लामा के अवतार के मामले में दलाई लामा के साथ खड़ी हो। वो दुनिया को, चीन सरकार को बता दे कि इसमें दखल देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। आफ्टर ऑल जो दलाई लामा है वो सिर्फ तिब्बतियों के गुरु नहीं हैं, वो भारतीयों के भी गुरु हैं। हाँ, तो ये कदम भारत को उठाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वरना अभी तक क्या है कि ऐसा लगता है कि भारत सरकार सो रही है, उसे पता ही नहीं है कि दलाई लामा के अगला अवतार कोई कंट्रोवर्सी है। अमेरिका में उस पर कानून बन रहा है, भारत सरकार ने आज तक मुंह नहीं खोला। इसको ठीक करने के लिए पहली एक छोटा सा कदम भारत को उठाना चाहिए कि दलाई लामा जी को भारत रत्न का पुरस्कार दीजिए। आफ्टर ऑल हमने मदर तेरेसा जी को दिया, हमने खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया, हमने नेल्सन मंडेला को दिया भारत रत्न। तो दलाई लामा का रुतबा तो इन तीनों से ज़्यादा है, उन्हें क्यों ना दें? संघर्ष भी, ट्रेजर भी, हर तरीके से उनको जब आप देंगे भारत रत्न तो मैसेज चीन को भी जाएगा कि इंडिया ऑल्सो हैज स्टेक्स इन दलाई लामा, और दुनिया को भी पता लगेगा कि भारत भी स्टैंड ले सकता है। ये जो नीति है कि चुप रहना, ये बहुत फ़ायदा नहीं देने वाली है, ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। कम से कम उसके लिए जो अपने आपको महाशक्ति बनने का बिल्कुल सपना देख रहा हूँ। महाशक्ति ना भी हों हम, दुनिया की 1 नंबर महाशक्ति, हम एशिया की तो महाशक्ति हैं। एशिया में शांति रहे, एशिया में स्थितियां हमारे अनुकूल हों, ये हमारे एजेंडा में होना चाहिए। और जैसा कि आपने उदाहरण भी दिए कि बुली को, चाइना जैसे बुली को जवाब डायलॉग से नहीं स्ट्रेंथ से दिया जाएगा। आप सही कह रहे हैं, चीन जो है वो भाषा ताकत की समझता है, ताकत की समझता है, लेकिन रास्ता है, बिल्कुल है, और हमें पहचानने की जरूरत है ना। अगर हम सोए रहेंगे, इंडिफरेंट रहेंगे, तो तब बात नहीं बनेगी। बहरहाल ये एक ऐसा विषय है जिस पे और चर्चा की जरूरत है, लेकिन आप तमाम विषयों पर, खासतौर पर चीन और तिब्बत के विषय को आपने इतनी गंभीरता से और बड़ी सरल तरीके से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम इस पर आगे भी बात करेंगे।